हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है और इसके ऊपर मैं लास्ट में आता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँ कि मुझे लगता है जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो देश हो, उसी को मैं लेते हुए आपके साथ जो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है जो आजादी के बाद, जो जिन्होंने इस देश का कार्यभार भी संभाला था, यानी कि कांग्रेस, उनके अंदर कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी थी और कितनी आज एग्जिस्ट करती है। और इस चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेना चाहूंगा कि अगर आपको याद होगा 1947 से में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें 13 मेंबर्स ने वोट डाला था, उसमें से 12 मेंबर का जो वोट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेवर में था और केवल एक मात्र वोट नेहरू जी की फेवर में था। लेकिन नेहरू जी जो गांधी जी को कुछ हद तक मैं कहना चाहता हूं प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए, और अगर एग्जैक्टली वर्ड्स आपको पता हो तो नेहरू जी ने साफ कहा था कि अगर मुझे आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो मैं इस जो आपके इंडिपेंडेंस का प्रोसेस है इसे मैं किसी तरह से जो है डिले करवा दूंगा। इसी चीज को लेते हुए जो है उस समय नॉमिनेट किया गया नेहरू जी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट। कारण क्या था? क्योंकि नेहरू जी अच्छी तरह से जानते थे कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट रहेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे नेहरू जी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो टिकट काटकर नेहरू जी ने अपना नाम उसमें भर दिया। एज ए रिजल्ट नेहरू जी इस देश के पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश के पहले चुनाव जो है वो 1950 के बाद हुए। हमें इस चीज का पता होना चाहिए। अब जो कांग्रेस खुद की इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर, खुद के अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलती, उनके राहुल गांधी जब देश अपने सिर के ऊपर देश का संविधान लेकर घूमते हैं, तो कम से कम अपना इतिहास राहुल गांधी जी को देख लेना चाहिए कि आपकी शुरुआत ही किसी तरह से भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं हुई, किसी डेमोक्रेसी को लेकर नहीं हुई। आज आप किस तरह से इस तरह की बात करते हैं, तो इसका जरा राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी कोरिलेट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो भी प्रॉब्लम हुई, इसका कारण अगर मूलतः कोई रहा तो वही पहला जो कांग्रेस का चुनाव था, जो कि एक सिलेक्टेड चुनाव था, इलेक्टेड नहीं था, जिसके कारण अगर आप देखें, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास इस देश का कार्यभार होता और वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो जिस तरह से नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों को और अलग अलग राजाओं को गठित करके पूरा देश बना रहे थे, तो जम्मू कश्मीर का चैप्टर डेलिबरेटली नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ से छीन लिया, जिसका कारण रहा जम्मू कश्मीर की समस्या, जिसमें अभी हमें जाकर कुछ साल पहले ही जो है पूरा हिंदुस्तान के साथ पूर्ण विलय हमारा हुआ है। तो मैं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को अपने संगठन पर्व के साथ जरूर बताना चाहता हूं कि संगठन पर्व क्यों मनाया जा रहा है और हम यहां पर डेमोक्रेसी का क्या मतलब समझते हैं, जो सबसे पहले इंटरनल डेमोक्रेसी से शुरू होती है। यही नहीं, पिछली बार भी अगर आप देखें, जो वायनाड की सीट राहुल गांधी जी ने छोड़ी है, वहां पर फिर से दीदी जी को मौका दिया गया, जबकि किसी और को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन परिवारवाद में चलते हुए जो सो कॉल्ड भारत के देश के संविधान को डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहां से उन्होंने दीदी जी को मौका दिया। आपको पता होगा मैं किन दीदी जी की बात कर रहा हूं, प्रियंका वाड्रा जी की बात कर रहा हूं, जो आजकल डिजाइनर बैग लेकर घूम रही है। और डिजाइनर बैग भी उनके कहां से आते हैं ये आपको पता होगा। अब दुर्भाग्य ये है कि उनका डिजाइनर बैग है उसमें कभी बांग्लादेश का कोई बैग नहीं आता, ना ही कभी जो हमारे यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था, ना कभी उसके ऊपर कोई डिजाइनर बैग उनका नजर आता है, ना ही 84 के दंगों के ऊपर जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो जुल्मो सितम किया गया था, ना उसका कोई डिजाइनर बैग उन पर नजर आता है। ना ही पाकिस्तान में 23% की माइनॉरिटी जो आज मात्र 2.3% रह गई है, ना उसके ऊपर कहीं पे भी प्रियंका दीदी जी के कंधे पर वो डिजाइनर बैग नजर आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में इनका कितना यकीन आप यहां से पता लगा सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले चुनाव यहां पर हुए हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी रीत चलाई और कांग्रेस इसी भाई भतीजावाद और परिवारवाद के चलते हुए ऑफ दी गांधीज, बाय दी गांधीज, फॉर दी गांधीज ही करती रही। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, बीच में एक दो इंसिडेंट छोड़ दें तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद अगर आपको याद हो तो पूरी तरह से ही सोनिया गांधी जी ने मन बना लिया था कि हमारे देश को इटली का प्रधानमंत्री मिलता। ये तो भला हो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने सिटीजनशिप एक्ट निकाला, जिसके कारण जो है उस समय सोनिया गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। और लकीली आप समझे मनमोहन सिंह जी को यह चांस मिल गया, जिनका अभी थोड़े दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। तो उन्होंने कोई ऐसा आप सोचें
कोई किसी दिल से या किसी चीज से नहीं बनाया, मजबूरी थी। सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनको बता दिया। सिटीजनशिप एक्ट बोलता है कि जिसके अंदर मूलतः भारत देश के अंदर जो जन्म हुआ है वही इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके चलते उन्होंने, और ये जो अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस वाले बड़े उदार थे, ये मैं यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको जिस तरह से हमारा संगठन पर्व की खूबसूरती ऐसी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का मैंने पूरे का पूरा आपको ब्यौरा इंडिपेंडेंस से लेके आज तक का आपको दे दिया कि कांग्रेस कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर या इंटरनल चुनावों पे यकीन रखती है। आज भी अगर आप देखें तो कांग्रेस की भागदौड़ कौन सा परिवार संभालता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कुछ हाल हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखें तो शेख साहब के समय से शुरू हुआ, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद अब उमर साहब, उसके बाद अब नए वाले साहब। खैर हर एक की अपनी एक इच्छा होती है। अब जो सुनने में आया है उनके बच्चों की भी यही इच्छा है कि वो भी आगे अपनी पार्टी को चलाएं। तो ये परिवारवाद वाली पार्टियों को हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूबसूरती देखिए कि हम संगठन पर्व मनाते हैं, और संगठन पर्व जो होता है ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है। आज पिछले 1 महीने से हम लोग जुड़े हैं संगठन पर्व के अंदर, जिस संगठन पर्व के अंदर मुझे भी दायित्व मिला हुआ है कि किस तरह से हमने संगठन बनाना है। इसी को तो इंटरनल डेमोक्रेसी कहा जाता है। जब आपकी खुद की विचारधारा में डेमोक्रेसी है तब आप देश में डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, तब आप देश का संविधान सिर पे उठाकर घूम सकते हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे क्या जाने या उमर साहब क्या जाने कि संगठन पर्व क्या होता है। तो उनके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो भी हमसे शिक्षा सीख ले सकते हैं कि इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है। हमारा संगठन पर्व जो है वो बूथ लेवल से शुरू होता है। बूथ लेवल का जब कार्यकर्ता चुना जाता है, बूथ लेवल का जब प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो पूरे के पूरे बूथ की मर्जी के साथ उसके बाद उसे चुना जाता है। और यही हमारे इंटरनल चुनाव होते हैं। बूथ के बाद जो अगला हमारा चुनाव होता है वो मंडल की लेवल पर होता है। मंडल के लेवल के ऊपर आप जब मंडल अध्यक्ष चुनते हैं, उसके अंदर भी एक चुनाव की प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम सबके सब आप पूरे का पूरी टीम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में लगी है मंडल प्रधान के लिए। उसके बाद हमारे जो स्टेट या यूटी के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, उसके लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। और यही प्रक्रिया बूथ लेवल से शुरू होकर हमारे देश के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं उसके अंदर फॉलो की जाती है। ये खूबसूरती केवल और केवल आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आएगी। इन पॉलिटिकल पार्टीज में आपको कहीं नजर नहीं आएगी जो भाई भतीजावाद के चलते चलती हैं। जब इस तरह की भाई भतीजावाद की पार्टियां चलती हैं तो फिर ये एक आंख से देखते हैं, जिस तरह से आजकल उमर सरकार एक आंख से देख रही है। अगर आप पिछले दिनों देखें, चिल्ले कलान चल रहा है। चिल्ले कलान की जो सर्दी है वो पुंछ रजौरी के इलाकों में भी आती है उमर साहब, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में भी आती है, बनिहाल रामबन में तो आप ही के नुमाइंदे हैं। उमर साहब वहां पर रहे, गुलमर्ग में गए, वो वहां पर जो है बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन इन इलाकों की सुध बुध नहीं ली। जबकि रजौरी पुंछ से भी काफी वोट मिले और यहां से भी उनको मिले हैं। अब ये क्योंकि आप अगर मूलतः अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन करते तो आप दोनों आंखों से बराबर देखते, लेकिन आप एक ही तरफ से तभी देखते हैं क्योंकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है। तो मैं इन परिवारवाद वाली पार्टियों को, भले वो कांग्रेस है, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन सबको मैं बताना चाहता हूं कि जरा डेमोक्रेसी का मतलब समझिए और हमारे संगठन पर्व को अच्छी तरह से समझिए। और संगठन पर्व को चाहिए तो अपनी पार्टी में भी फॉलो करें, क्योंकि देश जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है, एक संविधान से चलता है, और पार्टी भी अपने एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो सबका साथ सबका विकास से फार्मूले से आप आगे लेकर जा सकते हैं। और उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों हितों को बराबर देखें। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे रजौरी पुंछ और बाकी लोगों को भी उतनी ठंड लगती है जितने कश्मीर के 2.5 जिलों में लगती है जहां पर अभी आपका प्रवास चल रहा है। बाकी इलाकों की तरफ भी देखना आपका फर्ज बनता है। तो इसीलिए मैं संगठन पर्व की आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जल्दी इस संगठन पर्व के चलते हमारी पूरी की पूरी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और हमारे पास नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे हमारे पास यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में एक सवाल किया था कि आप 70 साल जब से आपकी सरकार आई है कांग्रेस को कोसते हैं, आपका कार्यकाल आपने क्या उपलब्धियां की हैं उसके बारे में कभी सोचो। बार बार जो है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कांग्रेस को कोसते रहते हैं। डिजाइनर बैग्स वाली दीदी को ये जरूर बताइएगा कि हमने आपका 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया है। हमारा रिपोर्ट कार्ड भी आपके पास है कि किस तरह से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में पूरे देश का सोना आपने गिरवी रख दिया था।
और अगर आपको याद होगा, और आज देश की क्या पोजीशन है, आज हमारी जीडीपी क्या है, और ये भी मैं बताना चाहता हूं डिजाइनर बैग वाली दीदी को कि आज देश जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की तरफ पहुंचने वाला है और बहुत जल्दी जो है यहां पर पहुंचेगा। 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डिजाइनर बैग वाली दीदी को पता होना चाहिए, गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए हैं। और आज इस भारत को, जिसको आपकी कांग्रेस ने केवल और केवल सपेरों का देश बनाकर रखा था, आज वो वैक्सीन देने वाला देश बन चुका है। आज वो है जो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचता है कई जगहों पर। आज ये वो देश है जिसका लोहा पूरे देश मानते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम के चलते ये भारतीय जनता पार्टी ने ही जो 10 साल से यहां पर कार्य किए कि पूरी के पूरी दुनिया हम साथ लेकर अपने चल रहे हैं। 90-80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, कम से कम उनको रोजगार देते। 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाता। रोजगार भी बहुत है, और अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। इस नहीं, देश के अंदर इतना सामर्थ्य था, 80 करोड़ लोगों शुरू को से सामर्थ्य था, ये देना नहीं चाहते थे, दूसरी बात है। गरीबी रेखा के नीचे आ गया, 80 करोड़ लोगों को राशन ये दिया गलत जा रहा है। इंडेक्स है, ऐसा नहीं है। गरीबी रेखा से उठकर ऊपर गया है देश, तभी तो इतने लोग जो है 25 करोड़ का मैंने डाटा दिया है, आजादी से लेकर आज तक का डाटा निकाल दीजिए। 25 करोड़ छोड़िए, 2.5 करोड़ का जरा आंकड़ा निकाल के दिखा दे मुझे कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भी वेंचर कैपिटल जम्मू है, और देखा जाए तो सरकार को कामकाज यहीं से करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों के साथ कश्मीर में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या भविष्य में करना है या फिर जो चुनौतियां आगे आ रही हैं। आपने भी कहा कि वो पुंछ राजौरी नहीं जा गए हैं, वहाँ पर भी सर्दी पड़ रही है। तो आपको लगता नहीं है वो सिर्फ कश्मीर को ही फोकस कर रहे हैं, जम्मू को निगलेक्ट अभी से ही करना शुरू हो, क्योंकि सरकार में 2 महीने भी नहीं हुए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैंने कहा ना 2.5 जिलों तक सीमित नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा यूटी है, ये 2.5 जिलों तक सीमित नहीं। लेकिन उमर साहब की मजबूरी है, उनको लगता है कि वही 2.5 जिले हैं जो फिर जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा एग्जिस्ट करता है। यही कारण है कि अगर आप देखें तो हर एक चीज में वो एक ही आंख से देखते हैं, और ये दिक्कत हमारे जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। और रही बात विंटर कैपिटल या समर कैपिटल, हम तो कहते हैं कैपिटल दोनों जगह पर ही रहनी चाहिए, जैसे हमारा मानना है। क्या सर्दियों में कश्मीर के लोगों को जरूरत नहीं है कि उनकी सेक्रेटरीट में कोई हो? क्या हमें जरूरत नहीं है हमारी सेक्रेटरीट में यहाँ पर भी कोई गर्मियों में हो? तो मुझे ये लगता है कि ये जो चीजें हैं, लेकिन मानसिकता तो आपकी वही है। मानसिकता इनकी यही है कि हम एक ही आंख से देखेंगे, हमें केवल और केवल वही चीजें दिखाई देंगी। इनको दूसरी तरफ, और जिन लोगों ने वोट डाला है, खासकर मैं पुंछ राजौरी के लोगों को या रामबन बनिहाल के लोगों को, और यहाँ जो अपर चीज के बाकी लोग जिन्होंने वोट डाला, आज इनसे पूछिए कि भाई साहब हमारी सुध बुध लेने कौन आएगा? वोट लेने के समय तो आप लोग आ गए थे, अब आप कहां पर? अब कहां है उमर साहब और कहां है उनकी सरकार?